Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will study about Fortran. Before starting the topic, please subscribe the channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start with the topic Fortran. Now, Fortran stands for Formula Translation. Now the question comes that why do we study Fortran? The basic answer to this question is that to make long calculations easy. For example, if we consider Bessel's function or any special function in mathematical physics, it is very difficult to solve those long calculations. So to make those long calculations easy, we use Fortran. तो अगर हमें लॉन्ग कैलकुलेशंस या कुछ डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस हों जो कि हम इजीली सॉल्व ना कर सकें, तब हम फोर्ट्रन का यूज़ लेंगे. ठीक है, फोर्ट्रन की हेल्प से हम लॉन्ग कैलकुलेशंस या डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फोर्ट्रन जो है वो उसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है, और फोर्ट्रन में हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं. तो ये जो सारे फीचर्स हैं फोर्ट्रन के, वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर्स. नाउ इन फोर्ट्रन there are following three types of characters. The first one is alphabets, which can include both lower and upper cases. मतलब A to Z तक हम सारे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बोथ इन अपर और लोअर केसेस. मतलब कि अगर लोअर केस है तो स्मॉल a टू स्मॉल z, एंड फॉर अपर केस इट इज़ कैपिटल A टू कैपिटल Z. ठीक है, तो A टू Z चाहे लोअर केस हो या अपर केस हो, हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं इन फोर्ट्रन. एंड इन दोनों का लेवल सेम है. मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्ट्रन जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को देगा. ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे तो चाहे लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, उनकी प्रेफरेंस है लेवल जो है उनका सेम ही रहेगा. एंड द सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स विच इज़ 0 to 9. तो 0 to 9 हम कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स फोर्ट्रन में यूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ द स्पेशल कैरेक्टर विच इंक्लूड्स दीज ऑल 11 कैरेक्टर्स प्लस माइनस डिविजन, एस्टेरिक्स, देन पैरेंथेसिस, कॉमा, डॉट, डॉलर साइन, अपोस्ट्रोफी एंड इक्वल टू. ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो फोर्ट्रन में हमारे पास हम यूज़ करते हैं. एंड द सेकेंड फीचर ऑफ फोर्ट्रन इज़ डेटा टाइप्स. नॉर्मली डेटा आर फेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. जो भी हम अपना डेटा फोर्ट्रन में देते हैं वो ज़्यादातर कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स ही होता है. मतलब हम कह सकते हैं कि डेटा टाइप्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. नाउ जो कॉन्स्टेंट डेटा टाइप है वो ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, जो कांस्टेंट है इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब हमारे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. एंड दीज कांस्टेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक, देन सेकेंड वन इज़ कैरेक्टर एंड द थर्ड वन इज़ लॉजिकल. तो जो फर्स्ट वन जो न्यूमेरिक टाइप है, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है, इसमें सिर्फ न्यूमरल्स कंसिस्ट होंगे. ठीक है, मतलब कि जो नंबर्स है वो हमारे न्यूमेरिक में आएंगे. एंड ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है या न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज़ इंटीजर टाइप एंड द सेकेंड वन इज़ रियल टाइप. अब जो इंटीजर टाइप है इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही होंगी. एंड इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो हमारा इंटीजर्स में आता है. तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, जैसे 24 या -11 एट्सेट्रा. कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो हमारे इंटीजर्स में आएंगी. बट एक कंडीशन है कि इंटीजर्स में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएंगे एंड कोई भी कॉमा हमारे इंटीजर टाइप में नहीं आएगा. जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर में, वहाँ पे हम कोई भी डेसिमल पॉइंट या फिर कॉमा नहीं यूज़ कर सकते. एंड जो इंटीजर्स की वैल्यू है वो +/-32768, ये हमारे पास लिमिट है कि इसी लिमिट में हमारे इंटीजर्स की वैल्यू लाई करेगी. एंड सेकेंड वन इज़ रियल टाइप. रियल टाइप में हमारे पास रियल वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, जैसे कि 2.0, 3.14. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड होगा. रियल टाइप में रियल वैल्यूज़ होती हैं हमारी. ठीक है, डेसिमल पॉइंट वहाँ पे आ सकता है. एंड अगर यहाँ पे हमारे पास 2.0, यहाँ पे रियल टाइप में हम 2 नहीं लिखेंगे. अगर हमें रियल टाइप में देना हो तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 2.0 लिखेंगे. ठीक है, अगर हमारे पास गिवन है 2.0 तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, मतलब कि एक रियल टाइप है. अगर इसे हम 2 लिखेंगे तो वो हमारे इंटीजर में आएगा. ठीक है, एंड इन रियल टाइप जो हमारे 10 रेज़ टू पावर, जैसे 10 रेज़ पर n हम लिखते हैं नॉर्मली, कोई भी अगर हमें 10 रेज़ टू पावर n कुछ लिखना हो तो फोर्ट्रन में हम 10 रेज़ टू पावर n नहीं लिखेंगे.
ठीक है। 10n की जगह पे हम वो अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हम अगर हमारे पास कोई 10 की पावर कोई हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हम कंसिडर करें 2.356 इंटू 10⁻⁻10, अगर ये हमारे पास कोई हमने एग्जाम्पल लिया है तो इसे हम फोर्ट्रन में कैसे लिखेंगे। फोर्ट्रन में हम लिखेंगे ये जो पार्ट है ये हमारा एज इट इज़ आएगा 2.356 एंड ये 10⁻⁻10 है इसे हम लिखेंगे e-10। ठीक है, ये है हमारा तरीका कोई भी 10 की पावर को लिखने का। अगर हमारे पास 10⁻2 हो तो हम लिखेंगे e+2। ठीक है, यहाँ पे 10⁻10 था तो हम लिखा है e-10। ठीक है, तो रियल वैल्यू में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे डेसिमल पॉइंट को। 10⁻n हम नहीं लिख सकते फोर्ट्रन में, e+-n हो आ सकता है हमारे फोर्ट्रन में। एंड यहाँ पे फर्दर कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 8 ही डिजिट्स हमारा फोर्ट्रन जो है वो रिकग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट्स हमारे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हैं। बट हमारा फोर्ट्रन जो है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 8 डिजिट्स को रिकग्नाइज करेगा। तो क्या जो हमारा 9th डिजिट है 7, तो जो फोर्ट्रन है वो इसे एक्सक्लूड कर देगा, इसे इग्नोर कर देगा। तो फोर्ट्रन में हमारे पास ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी दिस वन। ठीक है, इस जो फोर्ट्रन में वो 7 नहीं रिकग्नाइज करेगा तो सिर्फ यही वैल्यू जो है वो रीड करी जाएगी हमारे फोर्ट्रन में, मतलब कंप्यूटर जो है वो 7 को इग्नोर कर देगा। ऑल्सो अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है 2.37 इंटू 10⁻⁻7, पहली जो 10⁻⁻7 है वो लिखा जाएगा e-7 और ये 2.37 एज इट इज़। अगर हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि 2.37 के बाद हमारे पास कुछ और डिजिट्स भी हैं, तो 2.37 के बाद यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद भी हमारे पास सिर्फ 8 ही डिजिट्स आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 8 डिजिट्स हमारा कंप्यूटर रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है 2.37 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, यहाँ पे 10⁻7 को -7 को हम लिखेंगे e-7। और अगर ये जो हमारा पार्ट है इसमें अगर पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स हों वहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो है सिर्फ 8 डिजिट्स को ही रिकग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2.37 कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो अगर हमारे पास इतनी यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू को रिकग्नाइज करेगा, ये जो 9th डिजिट है इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल जो e-+-n यहाँ पे जो होगा तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -38 एंड +38। ठीक है, ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे न्यूमेरिक में हमारे पास क्या था कि इंटीजर की वैल्यू सिर्फ इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब -32768 एंड 32768 इसके बीच हमारे पास वैल्यू लाई करेगी। एंड इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा। रियल टाइप में क्या होगा, हम डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। 10⁻n को हम लिखेंगे e+-n। एंड इसमें अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है जैसे कि ये एग्जांपल है तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 8 डिजिट्स को ही हमारा कंप्यूटर रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कंडीशंस है। एंड एक्सपोनेंशियल जो है उसकी वैल्यू लाई करेगी -38 एंड +38 के बीच में। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास कॉमा जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। देन सेकंड टाइप जो हमारे न्यूमेरिक टाइप में अगर हम देखें, सॉरी हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट में फर्स्ट टाइप थी हमारी न्यूमेरिक एंड जो सेकंड टाइप है वो है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स प्लेस इन सिंगल कोट्स। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करें मतलब कि अपॉस्ट्रोफी साइन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो ये अपॉस्ट्रोफी साइन ज़रूरी होगा। एंड यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के बीच में हमारे पास कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेट्स हो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो जैसे यहाँ पे फिज़िक्स है, ठीक है, फिज़िक्स को अगर हम अपॉस्ट्रोफी में लिखेंगे तो वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी हमारे पास अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया 9945, तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है बेसिकली एक कह सकते हैं कि टाइटल है या फिर हम नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट सिंपली एक नेम या टाइटल होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास अपॉस्ट्रोफी होगा और बीच में यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स जैसे हमने यहाँ पे पहले पढ़े थे कि कैरेक्टर्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। एंड कंसिडर करते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसमें हमारे पास अपॉस्ट्रोफी ऑलरेडी यूज़ हो। जैसे अगर हमें लिखना है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस को एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास अपॉस्ट्रोफी आया है, ठीक है। तो और कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास कंपलसरी है कि हमारे पास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए बाहर। तो हम क्या करेंगे, ये अपॉस्ट्रोफी तो आएगा ही आएगा बाहर, ठीक है। जहाँ पे यहाँ एस के अपॉस्ट्रोफी एस आना था वहाँ पे हम डबल अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अपॉस्ट्रोफी एस है, ये चीज़ हमें शो करनी है, हमें यंग्स मॉडुलस लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ रिजल्ट चाहिए, यंग्स मॉडुलस ऐसा लिखा होना चाहिए, तो कैरेक्टर कांस्टेंट अगर हमें लिखना हो तो वहाँ पे ये जो अपॉस्ट्रोफी है यहाँ पे डबल अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम एक अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यंग्स में क्योंकि अगर यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी है तो यहाँ पे हम डबल अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट कांस्टेंट टाइप है लॉजिकल कांस्टेंट। लॉजिकल कांस्टेंट्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। एंड फोर्ट्रन में हम इसे लिखते हैं यहाँ पे डॉट ट्रू डॉट एंड देन डॉट फॉल्स डॉट, ठीक है। लॉजिकल कांस्टेंट जो है हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही देंगे, और फोर्ट्रन में हम इन्हें यहाँ पे डॉट लिख के फिर बीच में हमारे पास ट्रू या फिर जो भी फॉल्स वैल्यू होगी वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप इज़ वेरिएबल, ठीक है। अभी हमने कांस्टेंट, यहाँ पे हमने सिर्फ कांस्टेंट डेटा टाइप किया था। कांस्टेंट डेटा टाइप में हमारे पास न्यूमेरिक आया, देन उसके अंदर इंटीजर, देन रियल, ठीक है। और सेकंड जो कांस्टेंट टाइप है वो हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किया। देन थर्ड कांस्टेंट टाइप इज़ लॉजिकल कांस्टेंट। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। अब हम पता है कि कांस्टेंट्स क्या थे, कि जिनकी वैल्यू हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, बट जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। एंड यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हैं कि वेरिएबल्स नेम कैन बी अप टू 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जो वेरिएबल्स हैं उनकी लेंथ सिर्फ 6 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। एंड वी कैन यूज़ A to Z और नंबर 0 to 9, ठीक है। अगर हमें वेरिएबल लिखना हो तो वेरिएबल हमारा जो है वो A to Z या 0 to 9 हमारा हो सकता है, उसकी लेंथ जो है वो 6 कैरेक्टर्स तक ही होगी, ठीक है। नाउ वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। हम वेरिएबल्स को एज एन आइडेंटिफायर कह सकते हैं जो कि डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, मतलब हम चेंज कर सकते हैं अपने वेरिएबल की वैल्यू। और वेरिएबल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स एंड रियल वेरिएबल्स। नाउ जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वेरिएबल I, J, K, L, M और N से स्टार्ट होता होगा उसे हम कहेंगे कि वो इंटीजर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी वेरिएबल कंसिडर करें वॉल्यूम, अगर हम कहें कि वॉल्यूम जो है वो एक वेरिएबल है, वॉल्यूम के आगे अगर हम I, J, K, L, M या फिर N कोई भी हम अपना कैरेक्टर एक यूज़ कर देंगे तो हम कहेंगे कि वो इंटीजर वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे हमने I यूज़ किया है, ठीक है। I की जगह पे हम J भी यूज़ कर सकते हैं, K भी यूज़ सकते हैं, मतलब I to N, जैसे I, J, K, L, M और N। तो अगर वॉल्यूम के आगे ये कोई भी हम कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि वो जो वॉल्यूम है वो इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल है जैसे कि एरिया, ठीक है। एरिया के आगे हमने जे लगा दिया, मतलब कि वो जो ये जो जे एरिया है ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ये एरिया एक वेरिएबल है, और यहाँ पे ये जो जे लगा दिया हमने तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं, कोई भी वेरिएबल होगा उसके आगे हम I, J, K, L, M या फिर N अगर लिख देंगे तो वो इंटीजर वेरिएबल हो जाएगा। देन द सेकेंड वन इज़ रियल वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास I to N था, I to N के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें अगर हम किसी वेरिएबल के आगे लिखेंगे तो वो रियल वेरिएबल होगा। जैसे A to H एंड O to Z,
तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं A to H, ज़ीरो टू O to Z, तो अगर इन कैरेक्टर्स को हम किसी भी वेरिएबल के आगे लिखेंगे तो वो एक रियल वेरिएबल होगा। जैसे अगर मास कंसिडर करें, मास को एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे, मास के आगे हमने A लिख दिया तो वो एक रियल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है ना। ये सारे हमारे रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि अगर हमें इंटीजर वेरिएबल डिनोट करना हो तो I to N यूज़ कर लो, रियल वेरिएबल यूज़ करना हो, शो करना हो तो A to H एंड O to Z, ये कैरेक्टर्स हम यूज़ करेंगे तो वो जो भी हमारे पास एक रिजल्ट आएगा वो एक रियल वेरिएबल होगा। तो यहाँ तक हमारे पास थे डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स में था हमारे पास न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स एंड लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स में हमारे पास है इंटीजर वेरिएबल्स एंड रियल वेरिएबल्स। नाउ अब हम थर्ड जो बेसिक फीचर हमारा है फोर्ट्रन में वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। नाउ इन फोर्ट्रन 77 वी हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंड इसके साथ जो भी हमारे पास इसे यूज़ करके जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके जो भी एक्सप्रेशन बनेगी उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ सेकेंड वन इज़ रिलेशनल ऑपरेटर एंड इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। थर्ड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। नाउ वन बाय वन हम इन सारे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ये जो हमारे हैं ये सारे इसके सिंबल्स होंगे, ठीक है। और इनके कॉरिस्पॉन्डिंग हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे अपने एक्सप्रेशंस के कि एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके। नाउ द फर्स्ट ऑपरेटर इज़ एडिशन और इसका सिंबल है प्लस। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन विच इज़ माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिक्स यूज़ करेंगे विच इज़ स्टार, एंड डिविजन के लिए हम ये स्लैश यूज़ करेंगे, ये हमारा डिविजन डिनोट करता है। एक्सपोनेंशिएशन में हमारे पास 2 एस्टेरिक्स आएंगे, ठीक है, 2 स्टार्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगे। और ये जो एडिशन है इसे यूज़ करके हम एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, जैसे x + y = 1। ये जो प्लस है ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये जो हमारी है ये प्लस को यूज़ करके जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गई। देन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास माइनस है, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस यूज़ किया और एक और हमने यहाँ पे प्लस यूज़ कर लिया, तो ये हमारे पास सेकेंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमारे पास है 2x + y = 1, तो फोर्ट्रन में हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 × x है ये, तो यहाँ पे आएगा 2 * x + y = 1। और डिवीजन में हमारे पास है y/2 + 1 = 9, ये कोई एक एक्सप्रेशन है। फोर्ट्रन में हम इसे कैसे लिखेंगे, y/2 + 1 = 9, ठीक है। अगर हमारे पास डिवीजन कहीं भी होगा तो उसे फोर्ट्रन में हम लिखेंगे ऐसे, एंड अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो उसे फोर्ट्रन में हम ऐसा एस्टेरिक्स या फिर स्टार जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशिएशन कब यूज़ होगा, जब हमारे पास कोई भी पावर होगी, जैसे x² + y² = 1 है, तो x² को हम कैसे लिखेंगे, x 2 स्टार यूज़ करेंगे देन 2 प्लस y की पावर 2 है तो y 2 स्टार यूज़ करें इन 2 = 1, ठीक है। तो ये हर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने एक्सप्रेशंस भी देख लिए। नाउ ये जो हमारे पास ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन है, इनको हम किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा फोर्ट्रन में वो कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं है कि हम अपनी मर्जी से प्लस यूज़ कर लिया, माइनस यूज़ कर लिया, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है बॉड मास, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फोर्ट्रन में हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जिसे यूज़ करके हम अपने अरिथमेटिक कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप होगा, कोई भी अगर हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें एक्सपोनेंशिएशन वाली टर्म सॉल्व करनी होगी। देन सेकंड नंबर पे हम डिवीजन कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है उनके सेम लेवल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि डिवीजन फर्स्ट प्रेफरेंस होगी या मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे रूल इसका कि अगर हमारे पास सेम एक्सप्रेशन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन वी विल एट लास्ट हम सॉल्व करेंगे
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और नेगेटिव जो है, माइनस जो है, वो हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, कि हम एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन एज पर रिक्वायर्ड, एंड दैट थर्ड जो हमारा होगा स्टेप वो होगा प्लस या माइनस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन या फिर जैसे प्लस और माइनस जो है ये सेम लेवल की जो चीज़ें हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम लेवल चीज़ें आ जाए, सेम लेवल ऑपरेटर्स आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। जैसे ये हम अपना यहाँ पे सेकंड जो है ये एग्जांपल कंसिडर करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन भी है और ये मल्टीप्लिकेशन भी है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाए तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें, क्योंकि पता है कि एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व होगा, तो हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 दिस इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 2, तो इसे हम लिख दिया 4 रेज़ पावर 2 इज़ 16, मतलब 4 × 4, ठीक है। तो 16 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम रूल यूज़ करेंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो मतलब हम लेफ़्ट से राइट जो चीज़ पहले आएगी, अब यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट आने में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले आया है, ठीक है। डिवीजन से पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब हम मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 × 3 करेंगे तो 6 + 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 इज़ 6। नाउ इसके बाद हम रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अब हमारे पास क्या बचा है, डिवीजन एंड एडिशन। नाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि डिवीजन पहले होगा देन हमारा एडिशन होगा, तो हमने 6 / 16 किया एंड देन 6 + 0.375 विच इज़ इक्वल टू 6.375। तो हमारे पास यही रूल है कि पहले हम एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, देन थर्ड नंबर पे एडिशन एंड नेगेटिव, ठीक है। और अगर सेम हमारे पास जैसे इसमें था कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाए, तो एक्सपोनेंशिएशन वाले को सॉल्व करने के बाद हम लेफ़्ट टू राइट अपना रूल यूज़ करेंगे कि लेफ़्ट पे जो पहले चीज़ आएगी उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास एक दो और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 61 + 23 × 2 एंड एक्सपोनेंशिएशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पहले सॉल्व किया, 2 रेज़ पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, एंड देन यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, हम पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करनी है, देन 23 × 4 इक्वल टू 92, एंड देन इसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल भी सेम ऐसे ही तरीके से वही रूल यूज़ करके हमारे पास सॉल्व होगा। नाउ सेकंड ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और इस साइड हमने मीनिंग लिखे हैं। जैसे फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है डॉट EQ डॉट एंड इट मीन्स इक्वल टू, देन सेकेंड वन इज डॉट NE डॉट विच मीन्स नॉट इक्वल टू, देन डॉट GT डॉट which is greater than, dot GE dot means greater than or equal to, dot LT dot means less than, dot LE dot means less than or equal to। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और ये जो है हमारे पास मीनिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इन्हें यूज़ करके हम एक रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो हमारे ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। ऑपरेंड्स हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। मतलब ये हम अपने एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन है जैसे x > y, ठीक है, ये हम नॉर्मली बताएंगे कि अगर इफ़ x > y, ठीक है, तो अगर हम इसे रिलेशनल एक्सप्रेशन देंगे तो इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, x डॉट GT डॉट वाई, क्योंकि ग्रेटर देन है तो डॉट GT डॉट वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगी क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन y हमने कंडीशन दे दी। और अगर हम कंसिडर करें x डॉट EQ डॉट वाई इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी। मतलब जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो हमारे ऑपरेटर्स को, कॉन्स्टेंट्स को या वेरिएबल्स को या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके एक ऐसा रिजल्ट देगा जो कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि x ग्रेटर देन y है, तो अगर हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन ये वाला बनाया तो हमारा वो रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन y है और यहाँ पे हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ किया है, डॉट रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है डॉट GT डॉट विच मीन्स ग्रेटर देन।
एंड अगर हम यहाँ पे डॉट ई क्यू डॉट यूज़ कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि ये है ई क्यू मीन्स डॉट ई क्यू डॉट मीन्स इक्वल टू। ठीक है, तो अगर हम ये वाला रिलेशन एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स ग्रेटर देन वाई के लिए, तो ये हमें रिजल्ट देगा ट्रू। और अगर इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग हम ये वाला रिलेशन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट देगा। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसे हम फोर्ट्रन में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इसे बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी स्टार स्टार 2, जैसे यहाँ पे था ना, बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी स्टार स्टार 2 और बाकी सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ है माइनस 4 स्टार a स्टार c डॉट जी ई डॉट 0। ठीक है, डॉट जी ई क्यों लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो रिजल्ट ट्रू देगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, डॉट एल टी डॉट यूज़ करके लिख दिया, तो वो रिजल्ट जो होगा वो हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन तो ये है। ठीक है, इसी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमें अपना रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे जो भी हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, ये कंडीशन देख के हम यहाँ से एक रिलेशन ऑपरेटर जो भी हमारा सही जो हमारा रिलेशन ऑपरेटर होगा उसे यूज़ करके जो भी एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हमारा रिजल्ट ट्रू देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके और कॉन्स्टेंट्स को या वेरिएबल्स को यूज़ करके हम जो भी एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। और रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। नाउ जो थर्ड हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास ये वाले, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इनके मीनिंग है। ठीक है, डॉट नॉट डॉट है नेगेशन, डॉट एंड डॉट है कंजंक्शन, डॉट और डॉट है डिसजंक्शन, डॉट ई क्यू वी डॉट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस एंड डॉट एन ई क्यू वी डॉट इज़ नॉन इक्विवेलेंस। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इनके मीनिंग्स हैं। ठीक है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ऑपरेंड जैसे हमने पहले देखा कि कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एंड उनके साथ एक लॉजिकल ऑपरेशन भी होगा, लॉजिकल ऑपरेटर भी होगा। और ये सारे जो ऑपरेंड्स, लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारे लिंक्ड होंगे और इनके साथ जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो एक रिजल्ट देगा जो कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर हम जैसे ये यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑपरेंड्स यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेंड्स में हमारे पास आता है कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो हमने एक रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो है माइनस एंड डॉट, ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और अगेन यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर और ये जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया, ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन की या तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स होगी, वो हम देखेंगे हमारे जो भी इनमें कंडीशंस दी होंगी हमारे एक्सप्रेशन में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो है एज, क्योंकि एज यहाँ पे दिया है एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड एज इज़ लेस देन 60, कि या तो एज 5 से ज़्यादा है या 5 के इक्वल है, या फिर एज जो है वो 60 से कम होगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारे एज की वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कहेंगे कि जो हमारा ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे अगर हम कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि हम अपनी एज को लेते हैं इक्वल टू 20। ठीक है, अगर हम एज 20 लेंगे तो यहाँ पे क्या हमारी ये 20 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है? यस, क्योंकि एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 20 जो है वो 5 से ग्रेटर है, एंड ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो 20 जो है वो लेस देन 60 है, मतलब हमारी ये वाला एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाइड है, ये वाला भी सेटिस्फाइड है। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को ट्रू होने के लिए हमारे जो दोनों ये जो एक्सप्रेशंस होंगे ये हमारे ट्रू होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम दूसरा एग्जांपल करें जहाँ पे हम एज ले रहे हैं 65, तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,
तो यहाँ पे ये 65 सेटिस्फाइड है क्योंकि वो ग्रेटर देन है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है। बट अगर हम ये वाला कंडीशन देखें, एज लेस देन 60, यहाँ पे हमारी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो मतलब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो पूरा फॉल्स होगा, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसे ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस थे। इसमें इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो हैं कैरेक्टर्स, डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्दर टॉपिक्स हैं फोर्ट्रन में वो कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।